मेरा नाम जेफ रॉबर्ट है। एक दिन मैं सुबह सुबह चर्च गया तो वहाँ के फादर, जो कि मेरे पड़ोसी भी थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। कहने लगे, जेफ, एक अनाथ लड़की है जो कि मेरे गांव की रहने वाली है। उसे उसकी मौसी ने पाला है। लड़की बहुत ही अच्छी और नेक है। उसकी शादी की उम्र हो गई है और कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से करवा देता हूँ। तुम बहुत ही सादगी से इसी चर्च में शादी कर लेना और उसे घर ले जाना। तुम्हारी शादी का खर्चा भी बच जाएगा और उस गरीब लड़की का घर भी बस जाएगा। इस समय तो मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं थे और दूसरा, मैं कोई अच्छी जॉब अभी ढूंढ रहा था, तो मैं शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फादर ने कहा कि लड़की बहुत ही खूबसूरत है, तुम देखोगे तो तुम उसे देखते ही रह जाओगे। मेरा दिल भी मचल गया कि आखिर देखूं तो सही कि लड़की में ऐसी क्या बात है जो फादर मेरे इतना पीछे पड़े हुए हैं। जब वो मुझे लड़की की मौसी के घर लेकर गए तो आयशा को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। इतनी खूबसूरत लड़की आज तक मेरी आंखों के सामने से नहीं गुजरी थी। आयशा को देखते ही मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि वो लड़की तो बड़ी ही खूबसूरत थी। बहुत ही सादगी के साथ चर्च में ही मेरी उसके साथ शादी करा दी गई। इस शादी के बारे में मैंने अपनी माँ को अभी नहीं बताया था। मैं उसे अपने घर ले आया। मेरी शादी उसकी रजामंदी से मेरे साथ हुई थी। पहली नज़र में ही मुझे उसके साथ मोहब्बत हो गई थी और मुझे खुशी इस बात की थी कि हमारी शादी में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आई थी। हमारे बीच में कोई भी जालिम समाज के रूप में नहीं आया था। लेकिन जब मेरी माँ ने मुझे इस तरह शादी करके आते देखा तो वो गुस्से से भड़क उठी थीं। उन्होंने आयशा को अपनी बहू मानने से साफ इनकार कर दिया। मेरी माँ की इच्छा थी कि वो अपनी पसंद की बहू लेकर आएंगी। वो चाहती थीं कि पहले मेरी जॉब लग जाए, उसके बाद वो मेरी शादी करेंगी, जिससे कि उन्हें बदले में खूब ढेर सारा दहेज मिलेगा। मैंने भी पहले अपनी शादी का मामला उन्हीं पर छोड़ रखा था, मगर जब मैंने आयशा को देखा तो मैं उसकी मोहब्बत में डूब गया। उसको देखते ही मेरे दिल ने गवाही दी कि ये तो वही है जिसके साथ मैं खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मेरे घर में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। मेरे पापा को इस दुनिया से गए 5 साल गुजर चुके थे। तब से मैं और मेरी माँ अकेले ही रह रहे थे। जब मैं आयशा को घर लाया तो मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज़ हो गईं। फिर आयशा और मैंने मिलकर उन्हें मनाया था। वो मेरी माँ थीं। उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा नाराज़ न रह सकीं। 2 दिन बाद मेरी माँ ने अपना गुस्सा ख़त्म करके आयशा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब ज़िंदगी बहुत ही सुकून से गुजर रही थी। बस समस्या ये थी कि मेरी जॉब अभी तक नहीं लगी थी। मगर हैरत का झटका मुझे तब लगा जब शादी के 5वें दिन ही मेरी जॉब एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गई। आयशा मेरे लिए बहुत ही शुभ साबित हुई थी। मेरी ज़िंदगी में बहार ही बहार थी। मेरी माँ भी कभी भी हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करती थी और ना ही उन्होंने कभी आयशा पर किसी मामले में रोक टोक की थी। मुझे इस बात की भी खुशी थी कि वो रिवायती सास नहीं बनी थीं। यही कारण था कि मेरे दिल में उनके लिए जो मोहब्बत और इज्जत थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। हमारी शादी को 1 महीना गुजर चुका था और ये 1 महीना मैंने आयशा की संगत में बहुत ही खुशी से गुजारा था। आयशा को देखते ही मुझ पर नशा सा चढ़ने लगता था। मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर डूब चुका था कि अब तो उसके बिना मुझे कुछ सुझाई ही नहीं देता था। ऑफिस में भी होता तो बार बार आयशा का ध्यान आता। मेरी इतनी जज्बाती मोहब्बत पर आयशा मुझे टोक देती, कहती, मुझसे इतनी मोहब्बत मत करो, मुझे डर लगता है। मैं कहता तुम्हें क्यों डर लगता है? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा तो नहीं रहा और ना ही तुम्हें कभी खुद से जुदा होने दूंगा। तुम तो मेरी जान हो और जान शरीर से जुदा तभी होती है जब मौत आती है। मेरे मुंह से मौत नाम का शब्द सुनकर आयशा कांप उठती थी और मेरे मुंह पर हाथ रख देती। उसकी इस हरकत पर मैं बेकरार होकर उसे अपनी बाहों में भर लेता। खुशियों के हिंडोले में झूलते हुए हमारी शादी को अब 2 महीने होने वाले थे और जब मुझे पहला झटका लगा था कि मुझे अपनी जॉब के सिलसिले में 3 महीने के लिए हिंदुस्तान से बाहर जाना था, मैं आयशा से एक दिन भी दूर होने का सोच नहीं सकता था। 3 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं। आयशा भी मेरे जाने का सुनकर उदास हो गई थी। मैंने उसे तसल्ली दी और उसे मनाने लगा। मैंने कहा, ये 3 महीने का समय पलक झपकते ही गुजर जाएगा और मैं तुम्हें रोजाना ही फ़ोन किया करूँगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दिल तो मेरा भी उदास था, लेकिन आयशा को समझाना जरूरी था, नहीं तो उसके आंसू देखकर मैं जा नहीं पाता।
वो कहने लगी, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम फिर दोबारा नहीं मिल पाएंगे। मैं उसे चुप करा देता और अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसे तसल्ली देता कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही हजारों तरीकों से समझाकर मैं दूसरे देश आ गया, मगर यहाँ आते ही मैं इस कदर बिजी हो गया कि मैं अपना वादा भूल गया था। हाय हेलो और खैर खैरियत पूछने के अलावा मैं किसी से ज़्यादा बात ही नहीं कर पाता था। एक हफ्ते के बाद मेरी आशा से कुछ बातचीत हुई थी और थोड़ी देर के बाद ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि जैसे वो बहुत उदास और परेशान है। मैंने उसकी उदासी को अपनी जुदाई का कारण समझा था। फिर मुझे खुद पर अफसोस भी होने लगा कि मैं उसके साथ बात क्यों नहीं करता था। मैं अच्छे तरीके से जानता था कि वो मेरे बगैर उदास हो जाती थी। अब मैंने खुद से वादा किया था कि मुझे चाहे कितना ही ज़रूरी काम ना क्यों हो, मैं रोज़ाना आशा को फ़ोन किया करूँगा। मगर हर बार की तरह ये वादा मेरा टूट गया था और मैं हफ्ते में एक आध बार ही उससे बात कर पाता था। हालांकि वो कई बार मुझे फ़ोन करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं कहता कि मैं फ्री होकर बात करता हूँ और मैं फ्री हो ही नहीं पाता था। ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। जब भी मैं बात करता वो बड़े शिकवे भरे अंदाज में मुझसे शिकायत करने लगती कि तुम मुझे वहाँ जाते ही भूल गए हो। और जब एक दिन मैंने उसको वीडियो कॉल पर देखा तो मैं उसे पहचान ही नहीं सका था। वो तो बिल्कुल ही बदल गई थी। जिस आयशा को मैं छोड़कर आया था वो तो आयशा ये बिल्कुल नहीं थी। मैं तो आयशा को बहुत ही तरोताज़ा खिले हुए गुलाब की तरह छोड़ कर आया था, लेकिन ये आयशा जो मैं वीडियो कॉल पर देख रहा था, उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़े हुए थे। उसकी रंगत एकदम पीली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डरी डरी सी और परेशान सी हो। मैंने पूछा कि तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है? आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हारी इस हालत की क्या वजह है? मेरे पूछने पर उसकी आंखें भर आई थीं। वो नाम में सिर हिलाते हुए कहने लगी, आपका वहम है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे क्यों परेशान होना है? उसके बाद जब भी मेरी उसके साथ बात होती, मुझे यही लगता कि वो मुझे से कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पाती। मैं जानता था कि मेरी माँ बहुत अच्छी है और उसका बहुत ख्याल भी रखती हैं। उसको कम से कम मेरी माँ की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं थी। तो फिर आखिर समस्या क्या थी? कौन सी ऐसी बात थी जो उसको तकलीफ दे रही थी और दीमक की तरह अंदर ही अंदर उसे खा रही थी और वो मुझे बता भी नहीं पा रही थी। देखते ही देखते 3 महीने का समय गुजर चुका था और मेरे घर वापस जाने का समय आ गया था। लेकिन परेशान मैं इस बात पर था कि पिछले 2 हफ्ते से आयशा से मेरी बात ही नहीं हो पाई थी। मैं जब भी फ़ोन करता तो मेरी माँ उठाती, आयशा के बारे में पूछता तो कह देती कि वो नहा रही है, या कभी कह देती कि वो सो रही है, या फिर फ़ोन बंद जाता था। मैंने भी सोचा अब वैसे भी मैं हिंदुस्तान वापस जा रहा हूँ, सारी बातें अब आमने सामने ही होंगी। मैं जाने से पहले उसके लिए उसकी पसंद के खूब सारे तोहफे लेना चाहता था। और फिर जब मैंने अपनी माँ को कॉल करके आयशा के बारे में पूछा तो एक पल को वो खामोश हो गई। फिर कहने लगी कि उसकी मौसी की तबीयत ख़राब थी, वो अपनी मौसी के घर गई है। मैं आयशा से बात करना चाहता था। मैं उससे पूछना चाहता था कि मैं उसके लिए क्या लेकर आऊं, लेकिन आयशा से मेरी बात नहीं हो पा रही थी। मेरी परेशानी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। पूरे 2 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन आयशा से बात नहीं हो पाई थी। मेरी माँ कहने लगी, 2-4 दिन की ही तो बात है, तुमने यहाँ पर वापस ही आ जाना है, परेशान मत हो और अच्छे से अपना काम निपटा लो। उसके बाद जब मैं घर आया तब भी मुझे आयशा कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि उसे पता नहीं था कि आज मैं घर आ रहा हूँ, कहाँ है वो? माँ कहने लगी कि तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद हम आयशा के बारे में बात करते हैं। मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मेरी तो जैसे भूख ही मर गई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा सा खाना खाया। उसके बाद मुझे मेरी माँ अपने कमरे में ले गईं और कहने लगीं, अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ वो तुमने बहुत ही हिम्मत से सुननी है। और फिर जो खबर उन्होंने मुझे सुनाई उसको सुनकर मुझे लगा जैसे मुझ पर सातों आसमान गिर पड़े हों। मेरी माँ ने मुझे खबर दी कि आयशा अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी मौत हो चुकी है। मेरे कान तो कुछ सुन ही नहीं पा रहे थे। मेरे कानों में एक ही बात गूंज रही थी कि आयशा मर चुकी है। मैं तो उसे यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक छोड़कर गया था और 2 हफ्ते पहले तक वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। माँ ने मुझे कहा कि उसे हार्ट अटैक हुआ था, मगर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम परेशान हो जाओगे, और वैसे भी जो होना था वो हो गया था। तुम जब वापस आओगे तो तुम्हें पता चल ही जाना था। अगर पहले बता देती तो तुम डिप्रेशन में चले जाते। वहाँ विदेश में तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए मैंने ये बात तुमसे छुपाई हुई थी।
मुझे डर था कि कहीं तुम खुद को कोई नुकसान न पहुंचा लो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था जैसे सारी दुनिया अंधेरी हो गई है, जैसे मेरे लिए कुछ भी ना बचा हो। फिर माँ मुझे कब्रिस्तान ले गईं और एक ताज़ा बनी हुई कब्र दिखाई, जिस पर आयशा के नाम की तख्ती लगी हुई थी। आयशा की कब्र से लिपटकर मैं बहुत देर तक रोता रहा। वो मुझे इस तरह अचानक छोड़कर कैसे चली गई? उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि आयशा की ज़िंदगी इतनी ही थी, उसके लिए अब तुम खुद को इतना परेशान मत करो। लेकिन मैं फूट फूट कर रो रहा था। मेरी माँ मुझे बहलाने और संभालने की कोशिश कर रही थीं। जब रो रो कर मैं थक गया तो आंसू खुद ही मेरी आंखों से सूख चुके थे। और जब मैंने आयशा की मौसी से मिलने की इच्छा की तो मेरी माँ कहने लगी, वो तो अपने रिश्तेदारों के पास दूसरे गांव चली गई हैं, वो अब अपने घर में नहीं रहती। यहाँ आयशा थी तो रोजाना ही उनको देखने के लिए चली जाया करती थी। अब जब वो भी इस दुनिया में नहीं रही तो वो यहाँ अकेली रहकर क्या करती? अब मेरी हालत किसी मजनू की जैसी हो गई थी। मैं हर समय खुद को काम में बिजी रखता था ताकि आयशा की यादों से खुद को दूर रख सकूं, मगर मुझे फिर भी चैन नहीं आता था। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे जाते जाते वो मेरा सब कुछ अपने साथ ले गई हो और अब मैं बिल्कुल खाली दामन लिए बैठा हूँ। अब मेरी बस एक ही रूटीन थी। मैं ऑफिस से वापस आने के बाद कई कई घंटे आयशा की कब्र पर बैठा रहता और आंसू बहाता रहता। कभी कभी तो मुझे खाना खाने का भी होश नहीं रहता था। मेरी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। मैं अकेले बैठे बैठे उसे ना जाने कितनी ढेरों बातें कर लिया करता था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी बातों को सुन रही हो, और कभी कभी तो मुझे लगता कि वो मेरी बातों का जवाब भी दे रही है। मेरी माँ मुझसे पूछती कि तुम अपने कमरे में बैठे किससे बातें करते रहते हो, तो मैं उनको कहता कि मैं आयशा से बातें करता हूँ। मैं आयशा के साथ समय गुजारता हूँ क्योंकि मुझे आयशा से बातें करना, उसके साथ समय गुजारना अच्छा लगता है। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ ने अपना सर पकड़ लिया और मुझे समझाने लगी कि इस बात को स्वीकार कर लो, आयशा इस दुनिया में नहीं है। मरे हुए लोगों से बातें नहीं की जाती। सच्चाई को स्वीकार करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आयशा की ज़िंदगी इतनी ही थी, उसका और तुम्हारा साथ इतना ही लिखा था। अब उसे भूलने की कोशिश करो। लेकिन मैं उसे कैसे भूल सकता था? वो तो मेरे हवासों पर छाई हुई थी, दिलो दिमाग में बसी हुई थी, मेरी रगों में खून की तरह दौड़ती थी। 2-3 दिन से ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था। मैं ऑफिस से बहुत ही लेट घर वापस आ पाता था, इसलिए आयशा की कब्र पर भी नहीं जा पाता था। लगभग 1 हफ्ते के बाद मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी करके घर आ गया था और आयशा की कब्र पर चला गया। लेकिन मेरी हैरत की हद न रही जब मैंने आयशा की कब्र पर एक मर्द को खड़ा देखा। मुझे देखकर वो वहाँ से फौरन हट गया। खैर, मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और आयशा की कब्र के साथ बैठ गया और बहुत देर तक उससे बातें करता रहा। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था। लेकिन अगले दिन मैं आयशा की कब्र पर गया तो फिर वही मर्द मुझे दोबारा मिला। मुझे देखते ही वो फिर से हट गया था। इस बार भी मैंने फिर से इस बात को इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा कि जब लोग अपनों की कब्र पर आते हैं तो वो दूसरों की कब्र पर भी चले जाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए गॉड से प्रे करते हैं। लेकिन जब ऐसा 2-3 बार हुआ तो मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि हर बार मुझे वही मर्द आयशा की कब्र पर खड़ा मिलता था। और सबसे हैरत की बात तो ये थी कि मुझे देखते ही वो वहाँ से जल्दी से हट जाता था। मैं घर आया और मैंने अपनी माँ से पूछा। मेरी बात सुनते ही मेरी माँ के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई थी। उनके हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं मगर कह नहीं पा रही थीं। न जाने क्या बात थी जो उन्हें कहने से रोक रही थी। और फिर मैंने उनसे कहा कि जो भी बात है वो मुझे आप बता दें। उन्होंने कहा, कैसे बता दूं? तुम पहले ही इतने दुखी हो, मैं तुम्हें सच बताकर तुम्हारे दिल को और दुखाना नहीं चाहती। मगर मैंने माँ को कहा कि आप मेरी चिंता मत करें, जो भी बात है आप मुझे खुलकर बताएं। मेरा हक बनता है कि मैं सच्चाई जान सकूं। मुझे एक अजीब सी चिंता ने आ घेरा था, क्योंकि मैं जब विदेश गया था मैंने आशा को हमेशा परेशान देखा था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पाती हो। यही वजह थी कि मैं सच जानना चाहता था। आखिर वो कौन आदमी था जो आयशा की कब्र पर जाता था, और ऐसी क्या वजह थी कि आयशा हमेशा परेशान रहती थी। मगर जो बात मेरी माँ ने बताई उसे सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। मेरी माँ का कहना था कि तुम्हारी पत्नी का उस आदमी के साथ चक्कर चल रहा था, वो आवारा टाइप की लड़की थी। पादरी ने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तभी तो वो पादरी भी ये चर्च छोड़कर दूसरे शहर चले गए हैं। तुम्हारी पत्नी के अलग अलग मर्दों के साथ संबंध थे।
मुझे ये सब सुनकर विश्वास नहीं आ रहा था। जितना मैं आयशा को जानता था वो बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छे चरित्र की लड़की थी, मगर मैं अपनी माँ को भी झुठला नहीं सकता था। हो सकता है उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई होगी। मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा, तो वो कहने लगी कि मैंने उसे कई बार फ़ोन पर मर्दों के साथ रात रात भर बातें करते सुना था, और एक बार तो हद ही हो गई थी। रात को उसने मेरे सोने के बाद घर पर किसी को बुलाया था। आधी रात को मेरी आँख खुली तो मेरे अपने कमरे में मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। जब मैं बाहर आई तो तुम्हारी पत्नी के कमरे से किसी मर्द की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे लगा शायद वो तुम्हारे साथ फ़ोन पर बात कर रही है, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि उसके पास तो अपना खुद का मोबाइल ही नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले उसका मोबाइल ख़राब हो गया था, जिसे ठीक कराने के लिए उसने उसे दुकान पर दे रखा था। वो जब भी तुमसे बात करती थी तो मेरे मोबाइल पर ही करती थी, तो फिर भला रात के समय उसके कमरे में किसी मर्द की आवाज़ क्यों आ रही थी? मैं दबे पांव उसकी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और अंदर झांक कर देखा, और जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरा दिमाग चकरा गया था। मैंने तुम्हारी पत्नी के बारे में ये सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा काम भी कर सकती है। जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो वो मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगी, मेरे पाँव पड़ गई, कहने लगी कि जेफ को कुछ भी मत बताना। तब मेरा दिल भी नरम हो गया था और मैंने उसे ये सोचकर माफ़ कर दिया था कि गॉड भी तो अपने बच्चों के बड़े से बड़े पापों को माफ़ कर देते हैं। मैं तुम्हें कभी न बताती अगर उसके बाद भी वो सुधर जाती, मगर उसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी। कितनी ही बार मैंने उसको गैर मर्दों के साथ बातें करते सुना था, और ये सब कुछ मैं तुम्हें बताना ही नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब तुम यहाँ पर आओगे तब मैं तुम्हें ये सब कुछ बताऊंगी, और वो इसीलिए परेशान रहती थी क्योंकि मैं उसकी असलियत जान गई थी। उसे यही तो डर था कि तुम्हें कहीं ये सब कुछ मैं बता ना दूं, और इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। फिर ये सब बातें मैंने उसके साथ ही ख़त्म कर दी। अब जब तुमने खुद अपनी आंखों से उस गैर मर्द का संबंध अपनी पत्नी के साथ जान लिया है कि उस मर्द ने उसके मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा है, यकीनन उसने उस आदमी को भी तुम्हारी तरह अपने पीछे मजनू बना लिया होगा। जो वो आदमी अभी तक उसके इश्क में पागल होकर उसकी आत्मा की शांति के लिए रोज उसकी कब्र पर जाता है। माँ की बातें सुनकर मुझे अपनी पत्नी से अब घिन आने लगी थी। उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? मैंने तो उससे बेइंतहा मोहब्बत की थी, उसकी हर बात मानी थी, फिर क्या वजह थी जो वो गैर मर्दों की तरफ खिंच गई थी? अब मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं उसकी कब्र के साथ बैठकर बातें करूं, या उसकी आत्मा की शांति के लिए गरीब लोगों को खाना खिलाऊं। ऐसे ही करते करते 2 महीने का समय गुजर चुका था। माँ का कहना था कि मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लौट कर आ जाना चाहिए और उनकी बताई हुई लड़की के साथ शादी कर लेनी चाहिए, मगर मैं इतनी जल्दी उसको भूल नहीं सकता था, और ना ही मैं किसी और के साथ इतनी जल्दी शादी कर सकता था। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांग ली कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा सा समय और दो। हर रोज़ ही मैं खुद से ये सवाल करता था कि आखिर उसने मेरे साथ बेवफाई क्यों की, कि एक रात मैं उसी के बारे में सोचता सोचता सो गया। रात को मैंने अजीब सा सपना देखा जिसमें आयशा रो रही थी और मुझसे कह रही थी कि एक बार मेरी कब्र खोल कर देखो, मैं यहाँ बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं एकदम उठकर बैठ गया, मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। पहले मैंने उसे अपना सपना समझकर नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे लिए ये मेरे गॉड की तरफ से कोई इशारा हो। मुझे देखना तो चाहिए कि आखिर उसकी कब्र में ऐसा क्या है। अगले दिन ऑफिस से निकलते हुए मुझे बहुत देर हो गई थी। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। जब मैंने कब्र की खुदाई शुरू की तो मेरे दिल ने कहा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मगर जब मैंने कब्र खोली और अंदर का मंजर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि कब्र तो बिल्कुल खाली पड़ी थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर मेरी पत्नी की लाश कहाँ गई? मेरी माँ ने कहा था कि यही मेरी पत्नी की कब्र है। उस पर नेम प्लेट भी आयशा के नाम की लगी हुई थी, लेकिन कब्र के अंदर तो कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कब्र के अंदर किसी को दफनाया ही नहीं गया है। मेरा दिमाग बुरी तरह से चकरा रहा था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसका तो एक ही मतलब निकलता है कि कोई मेरी पत्नी की लाश को यहाँ से निकाल कर ले गया था, या फिर उसे यहाँ पर दफनाया ही नहीं गया था। कितने ही सवाल थे जो मेरे दिमाग में चकरा रहे थे। अब मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया ही मुझसे झूठ बोल रही है। अब तो मैं अपनी माँ के हवाले से भी शक करने लगा था। मैंने जल्दी से उस कब्र को बंद कर दिया। उसके पास ही बैठकर सोचने लगा कि आखिर मैं इस बात की तह तक कैसे पहुँचूँ।
कुछ तो ऐसा था जो सामने था मगर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं घर पर नहीं था और मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी की मौत हो गई। मेरी माँ ने मुझे खबर भी नहीं की और जिस कब्र के बारे में मुझे कहा गया कि ये आयशा की कब्र है और वो उसमें मौजूद ही नहीं थी। अब सबसे पहले तो मुझे उस कब्र बनाने वाले को पकड़ना था जिसने मेरी पत्नी को यहाँ दफनाया था। वही सच्चाई बता सकता था। लेकिन मैं मायूस हुआ क्योंकि कब्र बनाने वाला इस समय कब्रिस्तान में मौजूद नहीं था। जब मैं घर गया तो मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से बात की मगर आज मुझे उनसे भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप बिना खाना खाए अपने कमरे में आकर लेट गया और आयशा के बारे में सोचता रहा। जब दिन के समय कब्रिस्तान गया तो मैंने वहाँ कब्र बनाने वाले को देख लिया। मैं हैरान रह गया, वहाँ तो एक नया कब्र बनाने वाला आ गया था। उस कब्र बनाने वाले ने बताया कि पहले वाला वाला नौकरी छोड़कर चला गया है और अब मैं उसकी जगह पर आ गया हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से पुराने वाले का पता ढूंढा और उस तक पहुँच गया। जब मैं उसके घर गया तो वो मुझे देखकर एकदम से डर गया और वहाँ से भागने लगा, मगर मैंने उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा भागना ये साबित कर रहा है कि तुमने कुछ गलत काम किया है, तुम चोर हो। और फिर उसने जो कुछ मुझे बताया उसे सुनकर मैं पागल सा हो गया था। मैं मरे मरे कदमों से घर वापस आ गया। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो हकीकत थी या एक भयानक सपना था। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती थीं? वो जानती थीं कि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मेरे लिए उसके बगैर रहना नामुमकिन है। तब उन्होंने ये सब कुछ कैसे कर लिया? घर आने के बाद मेरी अपनी माँ से सामना करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैं सीधा अपने कमरे में जाने लगा। तब उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर रोक लिया और मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़कर पूछने लगी कि बेटा, ये क्या बात हुई? तुम अपनी माँ से बात क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम मुझसे नाराज हो? माँ से भी भला कोई नाराज होता है? ये बातें सुनकर मेरी सारी बर्दाश्त, सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैंने उनसे कहा, आपने ऐसा क्यों किया? आज मेरी आंखों में आंसू थे जिसे देखकर उनका चेहरा सफ़ेद हो गया था। उन्होंने मुझे टालने की कोशिश की मगर अब मैं चुप रहने वाला नहीं था क्योंकि मैं हकीकत की तह तक पहुंच चुका था। फिर वो हारे हुए जुआरी की तरह सोफे पर बैठ गईं और कहने लगीं, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैंने हमेशा से ही तुम्हारी शादी के ना जाने कितने सपने सजा रखे थे। मैं अपनी पसंद की बहू लाना चाहती थी। मेरा इतना काबिल और पढ़ा लिखा बेटा, तो कैसे एक अनाथ लड़की को मैं बहू बना सकती थी? मगर तुमने मेरी किसी बात को ही अहमियत नहीं दी। तुमने उसके साथ अपनी मर्जी से शादी कर ली, मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। और शादी के बाद तुम उसके सामने मुझे भी इग्नोर करने लगे थे। तुम मुझसे ज़्यादा उसे अहमियत देते थे, उसकी मोहब्बत में अपनी सुध बुध खो बैठे थे और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अंदर ही अंदर गुस्से से जलने तड़पने लगी थी और जब तुम यहाँ से चले गए तब मेरे पास एक अच्छा मौका था। मैंने उसका जीना हराम कर दिया था। उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उससे कहा कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाए और फिर मैंने उसकी कुछ झूठी वीडियो और कुछ ऐसी तस्वीरें बनवाईं जिन्हें देखकर वो शर्म से पानी पानी हो गई। मगर फिर भी वो तुम्हारी ज़िंदगी से निकलने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। फिर मजबूरन मुझे उसकी धमौसी का इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने उन्हें बहुत बुरी तरह से धमकाया कि वो आयशा को यहाँ से ना ले गई तो मैं ये तस्वीरें और वीडियो हर जगह वायरल कर दूंगी, सारे ख़ानदान में उन्हें बदनाम कर दूंगी। और फिर आयशा की मौसी डर गई थीं। वो किसी न किसी तरह उसे यहाँ से लेकर जाने के लिए तैयार हो गईं। जब वो लोग यहाँ से चले गए तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैंने कब्रिस्तान में झूठी कब्र बनवाकर उस पर आयशा के नाम की तख्ती लगवा दी और वो आदमी भी मैं ही उसकी कब्र पर भेजती थी ताकि तुम्हें विश्वास आ जाए कि तुम्हारी पत्नी बदकिरदार थी। अब मेरी माँ मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मैंने दुख से आंखें बंद कर ली थीं। मुझे अंदर से ये तो सुकून था कि आयशा जिंदा थी। अगले ही दिन सुबह सुबह मैं उसके पास पहुंच गया था। मैं उसको देखकर पहचान ही नहीं सका था। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और मेरे गम ने मुझे भी बहुत ज़्यादा निढाल कर दिया था। तब हम दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से गले मिलकर रोए थे। मैं जब उसे वापस चलने की बात करने लगा तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो मेरी माँ से बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। अजीब सी बहकी बहकी सी बातें कर रही थी। शायद उसने अपने दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर ले लिया था। मगर मैंने उसे अपनी बाहों के हिसार में लेकर उसे भरोसा दिलाया कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकेगा। मैं उसे लेकर एक अलग मकान में शिफ्ट हो गया। मैं जानता था कि उसकी दिमागी हालत कैसी है और मैं उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डाल सकता था। मैं रोज़ाना अपनी माँ से मिलने के लिए जाता हूँ। मेरी माँ ने जो कुछ किया वो माफ़ी के लायक नहीं था, मगर वो मेरी माँ थी, इसलिए मैंने
इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें माफ़ कर दिया है। मैं आशा के साथ अलग घर में रह रहा हूँ। धीरे धीरे मेरे प्यार की वजह से आशा की हालत अब सुधरने लगी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।